चलिए, जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। तो कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? कल आप लोग को बताया गया था इकोनॉमिक्स। देखिए, हम लोगों को पढ़ना है इकोनॉमिक्स। आपके एग्जाम में यहाँ से लगभग 17 का क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव सब लगाकर। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछता है 17 से तो अधिक ही होगा, कम से कम आप 25 से 30 मार्क्स तक देख सकते हैं। अगर इसको आप सही से कर लेते हैं, इकोनॉमिक्स बहुत ही आसान है, 5-6 चैप्टर जो भी है 7 चैप्टर, उसको आप अगर सही से कर लेते हैं तो आपको 25 नंबर तक आसानी से आ सकता है। तो देखिए, पहला एक्सरसाइज जो है उसमें हम लोगों को पढ़ना है आर्थिक विकास, यानी कि देश, किसी भी देश का अर्थव्यवस्था पढ़ना है। अर्थव्यवस्था पढ़ना है। अर्थव्यवस्था का इतिहास भी पढ़ना है भारत के संबंध में। अर्थव्यवस्था का इतिहास और क्या है, अर्थव्यवस्था का इतिहास और भारत के संबंध में और बिहार के संबंध में, दोनों के संबंध में हम लोगों को मेन रूप से बिहार पर भी चर्चा करना है। तो अर्थव्यवस्था क्या होता है, इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अर्थव्यवस्था जो है वह क्या होता है, भारत में कैसे कैसे इसका विकास हुआ, बिहार में इसकी क्या स्थिति है, बिहार अगर पिछड़ा रह गया तो इसके क्या कारण हैं, और इसको अगर सुधारा जाना है तो इसमें क्या क्या किया जा सकता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पढ़ना है अर्थव्यवस्था या तो अर्थव्यवस्था क्या होता है, अगर हम किसी भी देश की चलाने की बात करेंगे, किसी भी देश को चलाने की बात करेंगे तो अर्थ का होना, यहाँ पर अर्थ का मतलब मीन्स नहीं होता है। जब हम लोग अर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर अर्थ का मतलब होता है धन, यानी कि पैसा। जब हम इकोनॉमिक्स में बात करेंगे अर्थ का तो इसका मतलब क्या होगा, या आर्थिक जैसे लिख दिए आर्थिक, तो इसका मतलब हो गया धन। किससे संबंधित? धन से संबंधित बात जो है। अर्थशास्त्र में हम लोग प्रायः समाज और धन, समाज के उस पहलू को पढ़ते हैं जिससे जीवन यापन को कैसे सुलभ किया जाए, कैसे उसको अच्छा किया जाए, किसी भी व्यक्ति के जो दैनिक जीवन है उसमें कैसे सुधार लाया जा सके, किसी राष्ट्र का कैसे विकास किया जा सके, किसी क्षेत्र का विकास के लिए क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या कमी है, क्या 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 चीज करके उसका विकास किया जा सकता है, इसी के संबंध में हम लोग अर्थशास्त्र में पढ़ते ही हैं। और इसमें हमारा पहला ही चैप्टर है, अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो अर्थव्यवस्था क्या होता है, यानी कि किसी भी, जैसे में सिंपल समझिए कि एक व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति समझ लीजिए, कोई भी व्यक्ति क्या करता है, सुबह उठ के बाद सबसे पहले सोचता है कि आज क्या काम है, और वह काम किस लिए करता है, काम करने का क्या उद्देश्य होता है, उद्देश्य क्या होता है। कोई व्यक्ति अगर सुबह उठता है और उसके चिंता होता है कि हमको काम पे जाना है, घर छोड़कर अगर वह काम पर जाता है तो आखिर उसका क्या उद्देश्य है, तो अपने जीवन को, अपने जीवन स्तर को अच्छा करने के लिए, जीवन स्तर को अच्छा करने के लिए जो व्यक्ति जहां पर भी हो, या जीवन यापन के लिए, जीवन यापन के लिए, जीवन यापन के लिए जो भी काम करता है, तो वह सारी क्रियाएं जो है किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रूप में
उसके पीछे का उद्देश्य धन होता है, उसके पीछे का उद्देश्य धन होता है, यानी कि पैसा कमाना ही उसका क्या होता है, अंतिम उद्देश्य होता है। चाहे जो भी व्यक्ति हो, तो अगर सब कुछ छोड़कर वह काम पर जाता है तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। उद्देश्य क्या होता है कि अपने जीवन स्तर को ऊंचा करना होता है। जीवन यापन करने के लिए जो काम भी करता है तो उसी सारी क्रियाओं को, उस सारी क्रियाओं का जो अध्ययन होगा उसको हम लोग अर्थशास्त्र में करते हैं। और इस क्रियाओं को ही, इस क्रियाओं के जो जो व्यवस्था करनी होती है, तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं को हम लोग अर्थव्यवस्था के रूप में जानते हैं। जैसे में एक व्यक्ति जो है पशुपालन करता है, पशुपालन करता है, अपने घर पर कुछ जानवर को पालता है, तो इसका उद्देश्य होता है या तो उस पशु से दूध प्राप्त होता होगा, उस पशु से क्या प्राप्त होता होगा, दूध प्राप्त होता होगा, या उसको मीट के रूप में, जैसे में कोई मुर्गा पालता है, बकरी पालता है, या कोई मान लेते हैं कि भेड़ पालता है, कोई मतलब कि कोई भी चीज अगर पालता है तो उसका एक उद्देश्य होता है धन की प्राप्ति। क्या होता है बाबू, धन की प्राप्ति। अर्थात कोई भी व्यक्ति जब काम करता है तो उसका एक उद्देश्य यह, उसमें यह होता ही होता है धन की प्राप्त हो, धन प्राप्त हो। तो इन सारी क्रियाओं के अध्ययन को हम लोग अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं। केवल पैसा किसी न किसी रूप से जुड़ ही जाता है। जब हम समाज को सुधारने की कोशिश करेंगे या कल्याण का ही काम हम क्यों नहीं करें, लेकिन उसमें धन का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए कोई व्यक्ति अगर मान लेते हैं कि ऑटो रिक्शा चलाता है, ऑटो रिक्शा चलाता है, तो उसका भी कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। पैसा कमाकर वह अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए जो जीवन है, जीवन की हर इकाई को पूरा करना चाहता है। मतलब जीवन में जो जो चीज की जरूरतें होती है उसको पूरा करने के लिए वह दिन रात जो काम करता है, तो वह सारी काम जो होगा आर्थिक क्रियाएं कहलाएगी। और इसी आर्थिक क्रियाओं को हम लोग अर्थव्यवस्था के रूप में जानते हैं। तो किसी भी देश का अर्थव्यवस्था चलाने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होगी, तो अर्थव्यवस्था को कैसे बांटा जा सकता है, अर्थव्यवस्था चलाने के लिए कोई देश कौन सा मॉडल अपनाता है, इस बात की आज जब हम लोग देखें तो भारत आजादी से पूर्व भारत एक उपनिवेश था। आजादी से पूर्व भारत एक उपनिवेश था। भारत जो है क्या था, उपनिवेश था। किसका उपनिवेश था, तो ब्रिटेन का। एग्जाम में पूछेगा भारत ब्रिटेन का था। हाँ, इसी को इंग्लैंड भी कहते हैं, ब्रिटेन को ही। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा कि पूछेगा कि भारत ब्रिटेन का था, तो क्या था, उपनिवेश था। भारत ब्रिटेन का क्या था, वो उपनिवेश था। इस उपनिवेश का क्या मतलब होता है, यह क्यों आया, क्या जरूरत था, इससे पहले भारत की क्या स्थिति थी, जब अंग्रेज भारत में नहीं आया था तो क्या स्थिति थी। तो भारत मूल रूप से उस समय कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के साथ साथ कुटीर उद्योग, हस्तकला, और बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं, भारत की बहुत ऐसी सारी क्रियाएं हैं जो विदेशों तक फैला हुआ था, जो विदेशों तक फैला हुआ था। और इतनी अधिक संपन्न थी, मतलब कि धन के रूप में, अपने चीजों के रूप में, अपने संसाधन के रूप में भारत इतनी ज्यादा समृद्ध था कि इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या कहा जाता था,
सोने की चिड़िया कहा जाता था। फिर भारत पर जो है ब्रिटेन सत्ता स्थापित करता है। इसके इतिहास में हम लोग नहीं जाएंगे, फिर इतिहास में जाएंगे तो फिर हम लोग इधर जाएंगे। एक महत्वपूर्ण घटना होती है आने का क्रम में, तो लगभग 1498 से सब आना स्टार्ट हो जाता है, मतलब पुर्तगाली से। उसके बाद 1600 के करीब में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। और जब लगभग 1707 में एक मुगल फरमान जारी किया जाता है। मुगल जो शासक होता है वह एक फरमान जारी करता है, और जो इंग्लैंड का ईस्ट इंडिया कंपनी होता है उसको छूट देता है कि भारत में वह मतलब कि बिना कर दिए हुए जो बंगाल का क्षेत्र होता है, जो खासकर मुगल साम्राज्य जो होता है, तो उसको छूट दे देता है। तो उससे वहां से उसकी एक तरह से यही जो 1707 में 1717 में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1717 में जो है ब्रिटेन को मिल जाता है भारत में काफी छूट मिल जाता है। यहाँ पर जो अधिकार मिलता है, ठीक है, उस अधिकार को अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और वहां से उसकी संपन्नता स्टार्ट होती है। और धीरे धीरे 1757 में, उससे पहले भी वह भारत में कई युद्ध में भागिल 1757 में, फिर 1760 में, फिर 1764 में कई युद्ध होता है। प्लासी की लड़ाई, बांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। सबसे महत्वपूर्ण जो है वह बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध। और इस युद्ध में 1757 में भी एक युद्ध होता है, प्लासी की लड़ाई। और इसमें जो है बंगाल के नवाब को हराता है, फिर अपने मर्जी का जो शासक होता है यानी कि नवाब होता है उसको बैठाता है। 1760 में बांडीवास के युद्ध में जो इसका मुख्य प्रतिद्वंदी मतलब कि यूरोपीय देश होता है फ्रांस, उसको भी हराकर भारत से नेस्तनाबूद कर देता है। और पूरे भारत पर एक तरह से जो विदेशी कंपनियां आई थी उसमें सबसे ज्यादा वर्चस्व प्राप्त कर लेता है ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, उसके बाद भारत के सबसे समृद्ध क्षेत्र बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लेता है। क्या कर लेता है? दीवानी प्राप्त कर लेता है। दीवानी का मतलब होता है जो कर वसूलने का जो काम होता है वह अंग्रेज अपने हाथों में ले लेता है, और शासन का अधिकार जो है 1765 में जो है एक तरफ से लाता है ऐसा संधि। दीवानी प्राप्त करने के बाद यह सारी मतलब कि भारत के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जो उस समय आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा समृद्ध था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। चूंकि बिहार और बंगाल की बात करें तो चूंकि उस समय कृषि ही सबसे बड़ी किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था में सबसे बड़ा रूप जो होता है वह कृषि का होता था। कृषि ही सबसे महत्वपूर्ण चीज होता था। इस कारण से क्योंकि बिहार, बंगाल और उड़ीसा, बिहार, बंगाल और उड़ीसा का जो क्षेत्र होता है वह काफी उपजाऊ भूमि है। बिहार जैसा कि गंगा नदी के, ये बंगाल का भी काफी क्षेत्र गंगा नदी के दोआब में आता है, और यह एक उपजाऊ भूमि है जिस पर सबसे सर्वाधिक उपज होती थी। इस पर अपना दीवानी प्राप्त करके सारा पैसा उछलने लगता है, और यहीं से भारत यानी कि भारतीय राज्यों का शोषण होना स्टार्ट कर देता है। जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था बंगाल, उस समय अलग नहीं था, एक ही क्षेत्र हुआ था, उसका नाम कहता था बंगाल, ठीक है। फिर बंगाल का धीरे धीरे कई क्षेत्रों में बंटवारा हुआ, और उस बंगाल को एक तरह से लूटना स्टार्ट हो गया, और उसी लूट के पैसा से धीरे धीरे सभी राज्य के लगभग सभी क्षेत्रों में भारत पर कब्जा कर लेता है। और चूंकि
अर्थव्यवस्था का स्वरूप वही, मतलब कि जो भी नियम कानून बनाने लगता है बाद में, वह ब्रिटेन बनाने लगता है, ब्रिटेन बनाने लगता है। और कोई भी, अभी क्या बताए हम कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था या कोई भी जो लोग है या कोई भी सरकार होगी, वह अपने लाभ के लिए सबसे ज्यादा काम करता है। अपने लाभ के लिए क्या करता है? अपने लाभ के लिए। अगर कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो वह यह सोचकर कि हमको उससे क्या होगा, धन की प्राप्ति होगी, धन की क्या होगी, प्राप्ति होगी। और ब्रिटेन है, भारत में शासन कर रहा है, इंग्लैंड है तो भारत में शासन कर रहा है, तो इसका भी क्या उद्देश्य होगा कि भारत से अधिक धन प्राप्त किया जाए और कहाँ भेजा जाए, ब्रिटेन में भेजा जाए। तो इसमें जो भी उसका दिमाग होगा किसमें अप्लाई करेगा कि किस प्रकार से भारत के राज्यों का या भारत के क्षेत्रों से अधिक दोहन किया जाए। और इसी क्रम में भारत की समृद्धि धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और लगभग 1757 के बाद देखिए आप लोग, हम लोग आजादी पाते हैं 1947 ईस्वी में। लगभग 200 वर्षों तक हम पर किसी न किसी रूप से अंग्रेजों का शासन रहता है। अंग्रेजों का क्या रहता है, शासन रहता है। इन 200 वर्षों में भी कई आर्थिक क्रियाएं होती है, लेकिन वह सारी आर्थिक क्रियाएं एक तरह से देखिएगा तो अंग्रेज अपने लाभ के लिए ही प्राप्त करता है। और भारत 1947 में जब आजाद होता है तो एक गरीब देश के रूप में परिभाषित किया जाने लगता है, अविकसित देश के रूप में मतलब कि जाने लगता है। फिर उसके बाद आता है भारत की आजादी, और आजादी के बाद हम लोग अपना नियम कानून लेकर आते हैं। फिर वहां से हम लोग अपना नियम बनाते हैं और देश के विकास में काम करते हैं। कोई भी देश का विकास या घर का विकास जो होता है, एक तरह से देखिएगा कि एक योजना के तहत होता है। जैसे में आप ही के घर में अगर कई काम है, जैसे मान लेते हैं कि घर बनाना है, आपके घर में मान लेते हैं कि घर बनाना है, ठीक है, बहन का या बेटी का किसी का शादी करना रहता है, ठीक है, अगर खेत खरीदना है, मान लेते हैं कि खेत की कमी है, खेत अगर जमीन खरीदना है, रहने के लिए घर खरीदना है, जैसे में रहने के लिए कुछ लोगों के पास नहीं होता है, रहने के लिए जमीन खरीदना है, तो यह मान लेते हैं, ठीक है, घर में मोटर लगाना है, एसी लगाना है, ठीक है, पंखा लगाना है। तो क्या सब काम एक साथ नहीं किया जाता है? देखा जाता है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम कौन है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम कौन है। जैसे में घर बनाना, अगर बहन या बेटी हो किसी का, ठीक है, यानी कि किसी का शादी करनी हो तो इसमें खर्च होता है। तो देखा जाता है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, घर बनाना या शादी करना, या रहने के लिए पहले जमीन खरीदना, या घर में एसी लगाना, पंखा लगाना, टीवी खरीदना, मोबाइल खरीदना, घर की पेंटिंग करना, घर मतलब कि काम, घर में किसी भी प्रकार की कोई कामों की कमी नहीं होती। लेकिन अपने धन के अनुरूप, अपने आमदनी के अनुरूप, क्योंकि सभी काम एक साथ नहीं किया जा सकता है, इसके लिए काफी धन की जरूरत होती है। और इस धन को किस प्रकार से खर्च किया जाए ताकि आमदनी बढ़ता रहे और जरूरी की काम भी होता रहे, तो इसके लिए हम लोगों ने एक भारत जब आजाद हो जाता है तो 15 मार्च, कब बाबू, 15 मार्च 1950 को। इस पर हम लोग अभी एक बार डिटेल से फिर से चर्चा करेंगे। आज हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों को पढ़ना क्या है। 15 मार्च 1950 को एक संस्था, जिसको हम लोग योजना आयोग कहते हैं, क्या कहते हैं, योजना आयोग नामक संस्था की
स्थापना करता है, जिसका अध्यक्ष जो है वह प्रधानमंत्री होता है। उस समय का जो भी प्रधानमंत्री होगा उसका क्या होगा, उसका अध्यक्ष होगा। ठीक है, फिर उसमें कई सदस्य होते हैं, 8 सदस्य होते हैं, जो उस पर योजना बनाता है कि भारत में जो है पहले कौन सा काम किया जाना चाहिए, पहले सड़क बनाना जाना चाहिए, कि पहले फैक्ट्री लगाई जानी चाहिए, कि पहले गरीबों को खेत में नहर पहुंचाया जाना चाहिए, या पहले देश का प्रधानमंत्री के रहने के लिए घर बनाया जाना चाहिए, या पहले स्कूल बनाना चाहिए, कि कॉलेज बनना चाहिए, कि हॉस्पिटल बनना चाहिए। चूंकि काम की किसी भी देश में या किसी भी घर में एक सिंपल सा समझ लो, जब सालों भर काम होता है तब भी काम खत्म नहीं होता है। तो इतना बड़ा, जब एक छोटा सा घर में कभी काम की समाप्ति नहीं होती है, हमेशा कुछ ना कुछ चीज की जरूरतें लगी रहती है। तो आप इतने बड़े देश में सोच भी नहीं, मतलब कि चाहे कोई भी छोटा राज्य हो या घर हो या एक व्यक्ति खुद, एक व्यक्ति को भी हमेशा कुछ ना कुछ चीज की जरूरतें समय के साथ बदलता रहता है और उसको लेना पड़ता है। लेकिन एक प्राथमिकता होता है कि पहले हमको मोबाइल की जरूरत है कि किताब की जरूरत है। जैसे मैं अभी आप लोगों को जितना ज्यादा, मतलब कि आजकल तो मोबाइल, एक समय हम लोग जब पढ़ते थे 9, 10, 11, 12 में तो कहा जाता था कि बच्चों को मोबाइल रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो सभी को फिर मोबाइल की जरूरत हो गई। पहले नेट की कोई सुविधा नहीं हुआ करता था, आज सबसे पहले लोग क्या करता है, पहले मोबाइल रिचार्ज करता है, नेट पैक डलवाता है। अर्थात जब तक जीवन है, जब तक यह भूमि है, जब तक यह देश है, जब तक रहेगा ही, तो कभी भी काम की समाप्ति नहीं होगी, विकास कार्य होते रहेंगे। लेकिन उस काम में भी क्या होता है, कुछ काम की क्या होती है, प्राथमिकता होती है। जैसे में अगर स्कूल जाने का वक्त होता है तो जैसे में सबसे पहले क्या खरीद, मतलब ज्यादा दूर होता है तो साइकिल खरीदने की आवश्यकता पड़ती है और साइकिल लोग खरीदता है। ये नहीं कि उस साइकिल ना खरीद कर और मतलब कि 2000 का कोट नहीं खरीद लेता है या 5000 का कोट नहीं खरीद लेता है, लेकिन फिर जब वो कुछ कर लेता है तो फिर साइकिल को बेचकर मोटरसाइकिल खरीदता है, कार खरीदता है, फिर नया नया, मतलब कि कभी काम खत्म नहीं होता है। उसी प्रकार से किसी भी देश में आप देखिएगा तो इसी प्रकार के काम होते रहते हैं। तो देखा गया कि भारत में सबसे पहले किसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, बड़े उद्योग को, छोटे उद्योग को, या कृषि पर पहला काम किया जाए। तो इस प्रकार से जो है योजना आयोग का गठन हुआ। फिर उसमें राज्य को सम्मिलित करने के लिए एनडीसी का भी गठन किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को, ठीक है, जिसका प्रत्येक राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है उसका क्या होता है, प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री जो होता है उसका सदस्य होता है। प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री जो होता है उसका एक सदस्य होता है। इस प्रकार से काम चलाने के लिए योजना आयोग बना। फिर जब 2015 आया, मोदी जी का सरकार आया, तो योजना आयोग को खत्म करके एक नया आयोग लाया, इसका नाम नीति आयोग है। तो हम लोग इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम लोगों ने इस टॉपिक में क्या जाने हैं कि हम लोगों को पढ़ना क्या है, क्यों जो है योजना आयोग का विकास हुआ, सतत विकास क्या होता है, समावेशी विकास क्या होता है, कोई देश की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से काम करती है। हम बता रहे हैं कि सभी लोगों का सोच अलग अलग होता है, तो सभी देश का भी सोच क्या होगा, अलग अलग होगा। सभी देश अपने हिसाब से विकास करना चाहता होगा। कोई देश संपत्ति का मालिक जो है प्रत्येक लोगों को, निजी लोगों को बना देता है कि चलो भाई तुम संपत्ति रखो, देश को वहां से आमदनी करो और देश को टैक्स दो। उस देश जो है जो भी उत्पादन के साधन होते हैं
आमदनी का साधन होता है वह सरकार के हाथों में खुद रख लेता है और कहता है कि सभी लोग इसमें काम करेगा और सारा जो कल्याणकारी राज काम है उसको सरकार ही करेगा। तीसरी अर्थव्यवस्था कैसी हो सकती है कि चलो कुछ संपत्ति जो है निजी व्यक्ति रखेगा, कुछ संपत्ति सरकार भी रखेगा, दोनों मिलकर विकास करेगा। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को उसके स्वरूप के अनुसार से 3 भागों में बांटा गया है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, पढ़े होइएगा, एक था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था मिश्रित है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा था इस दोनों को मिलाकर जो अर्थव्यवस्था था मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के जितने भी साधन है उस निजी व्यक्तियों के हाथ में होगा। किसके हाथ में? निजी व्यक्तियों के हाथ में होगा कि निजी व्यक्ति काम करेगा, सरकार कम से कम अपने हाथों में उत्पादन के जो भी साधन होगा अपने हाथों में कम से कम रखता है और निजी व्यक्ति आमदनी करता है और उस कंपनी को क्या करता है? प्रदान करता है। फिर इसमें होड़ लगती है विकास के लिए, इसका अपना लाभ और हानि है। कोई भी अर्थव्यवस्था होगी तो उसकी अपनी कुछ अच्छाई और कुछ बुराई है। दुनिया में कोई भी काम होता है तो उसकी अपनी अच्छाई और बुराई होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में इसका जस्ट उल्टा है, कहता है नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। सारा जो उत्पादन का साधन है, आमदनी का जो साधन है वह दे दीजिए सरकार के हाथों में, यानी कि उत्पादन के जो भी साधन है वह आप सरकार के हाथों में दे दीजिए, लोग उसमें काम करेंगे और लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करेगा? तो सरकार करेगा। ठीक है, तो सरकार के हाथ में होगा तो समाजवादी, निजी व्यक्तियों के हाथ में होगा तो पूंजीवादी, और इस दोनों के बीच में जो होगा उसको कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? जिसमें दोनों होता है, कुछ निजी भी होता है और कुछ सरकारी भी होता है, जैसे देख लीजिए भारत में बीएसएनएल क्या है? एक सरकारी कंपनी है, ठीक है। और जियो क्या है? आइडिया क्या है? एयरटेल क्या है? तो या किसी भी चीज में आप देख सकते हैं भारत में दोनों चीज होता है, सरकारी बसें भी होती है और निजी बसें भी होती है, यानी कि प्राइवेट बसें भी होती है। तो जहां पर उत्पादन के साधन सभी के हाथों में होगा, दोनों के हाथों में, निजी व्यक्ति के हाथों में भी और सरकार के हाथों में भी, तो उसको हम लोग कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। जहां सरकार के हाथों में होगी उसको हम लोग कहेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था, और जहां पर उत्पादन के साधन केवल निजी व्यक्तियों के हाथ में होगा, सरकार कम से कम रक्षा को छोड़कर बाकी सभी चीजों जो है वह अगर निजी व्यक्तियों को दे देता है तो उसको हम लोग कहेंगे कि वह एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। फिर हम लोग अर्थव्यवस्था के जो महत्वपूर्ण पहलू है कि कौन हम किसको किस चीज में रखेंगे, तो इसमें हम लोग प्रथम क्षेत्र, द्वितीय और तृतीय, यानी कि कोई व्यक्ति कार्य करता है अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, अपनी जीविकोपार्जन के लिए कोई व्यक्ति काम करता है और उस काम के लिए जो भी मतलब उस पैसे कमाने के लिए जो भी काम करते हैं उसको मुख्य रूप से हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है प्रथम, जिसमें आता है आपका कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, बना, मतलब कि जैसे हम वन रोकते हैं, तो यह सब क्या है? इससे अगर हम आमदनी प्राप्त करते हैं, कृषि का काम करते हैं, पशुपालन करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं,
अपना पेड़ पौधा लगाकर आमदनी करते हैं तो उसको हम लोग प्रथम कहते हैं, यानी कि डायरेक्ट उत्पादन जो करता है, जो डायरेक्ट उत्पादन करता है उसको हम लोग प्रथम क्षेत्र में, जो उद्योग धंधा में काम करता है, जो लोग उद्योग धंधा में काम करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग द्वितीय क्षेत्र में कहेंगे। और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र, मतलब कि यह डायरेक्ट कोई उत्पादन नहीं करता है, डायरेक्ट यह कोई उत्पादन नहीं करता है, बल्कि सेवा करता है। एक प्रकार से आपका क्या करता है, सेवा करता है। जैसे में समझ लीजिए परिवहन का जो भी साधन है, अगर कोई ऑटो रिक्शा चलाता है तो वह कुछ उत्पादन नहीं कर रहा है, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों को पहुंचाने का काम कर रहा है, यानी कि एक प्रकार का सेवा कर रहा है। अगर कोई शिक्षक है तो वह डायरेक्ट कुछ उत्पादित नहीं कर रहा है, कोई भौतिक चीज उत्पादित नहीं कर रहा है, लेकिन वह लोगों का क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है। कोई डॉक्टर है, डॉक्टर जो है यह कोई आलू प्याज मूली आम ये सब उत्पादित नहीं कर रहा है, लेकिन लोगों का क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है। बैंक में जो काम करता है, बैंक में जो लोग बैंकर्स है, तो बैंक क्या हो जाएगा, बैंक जो डायरेक्ट कुछ भी उत्पादित नहीं करता है, जो डायरेक्ट करता है प्रथम, यह पहले से उपलब्ध होता है, लेकिन उसको उत्पादन, जैसे में कोयला में जो कोई कोयला क्षेत्र में कोई काम करता है, स्टील उद्योग में कोई काम करता है, तो यह सब पहले से उपलब्ध है, कोयला पहले से उपलब्ध है, लेकिन उसको निकाल रहे हैं, तो हम उसको, वह भी एक उत्पादन का कार्य है, वहां से भी आमदनी आता है, तो उसको हम लोग द्वितीय क्षेत्र में रखेंगे। लेकिन जो कोई मतलब कि निश्चित रूप से उत्पादित नहीं कर रहा है, मतलब कि यह डायरेक्ट उत्पादित नहीं कर रहा है, बल्कि जो लोग, यह एक तरह से सेवा का काम करता है, उत्पादन में मदद तो कर रहा, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद कर रहा, लेकिन डायरेक्ट कोई चीज का उत्पादन नहीं कर रहा, तो हम इसको तृतीय क्षेत्र में कहते हैं। फिर हम लोग कल इस पर और चर्चा करेंगे और इसको स्टेप बाय आप लिखवाते हुए चलेंगे कि क्या क्या आपके एग्जाम में आएगा। देखिए यह ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको आप 2 बार 3 बार बुक को पढ़िए, खुद से लिखने का कोशिश कीजिए कि इसमें हम क्या लिख सकते हैं। जैसे हमको आ गया कि प्रथम द्वितीय और तृतीय क्षेत्र को उदाहरण सहित समझाए, तो हम क्या कहें, इसमें जो लोग है अपने से आप दिमाग लगाना स्टार्ट कीजिए कि इसमें ऐसा चीज काम होगा, इसमें ऐसा चीज होगा काम कि डायरेक्ट कोई चीज ना कोई चीज का उत्पादन होगा। जैसे कि गेहूं है नहीं, थोड़ा गेहूं है, लेकिन जब उसको बोकर उसको सिंचाई करके तो उससे ज्यादा गेहूं उपजा लिया जाता है। धान का उसी प्रकार से पशु क्या है, 2-4 पशु है, 2-4 बकरी है, उसी को बढ़ाकर बहुत ज्यादा कर लिया जाता है। तो क्या कर रहा है, डायरेक्ट यह उत्पादन कर रहा है, मतलब कि एक तरह से देखिएगा तो यह डायरेक्ट कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा उपलब्ध है लेकिन उस डायरेक्ट है नहीं, मतलब उपलब्ध है लेकिन उसको हमको निकालना पड़ता है, खोजना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है, तो यह आ जाएगा द्वितीय क्षेत्र में। तो लौह उद्योग, कोयला उद्योग, पेट्रोल उद्योग, पेट्रोल तो पहले से उपलब्ध है, पेट्रोल घर में थोड़ी कोई बनाता है, पेट्रोल कोई घर में नहीं बनाता है। तो हमको से पूछेगा पेट्रोल उद्योग कौन है, मतलब पेट्रोल उद्योग किसमें जाएगा, तो द्वितीय क्षेत्र में। पशुपालन प्रथम क्षेत्र में। जैसे हम लोग गांव में वन रोपते हैं, आम का पौधा लगाते हैं, लीची का पौधा लगाते हैं, केला का पौधा लगाते हैं, वृक्ष लगाते हैं और उससे क्या करते हैं, आमदनी प्राप्त करते हैं। तो यह डायरेक्ट हम लोग उत्पादन कर रहे हैं। तो यह प्रथम मछली छोटा छोटा डालते हैं और बड़ा बड़ा निकालते हैं, डायरेक्ट इसमें मतलब बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर बढ़ाया नहीं जाता है, यहाँ पर निकाला जाता है, जो उपलब्ध है पहले से उसका हम लोग उपयोग करते हैं। तृतीय में कोई भी मतलब कि उत्पादन नहीं होता है, बल्कि इसी दोनों को यहाँ से यहाँ से यहाँ पहुंचाने का काम किया जाता है, या
स्वस्थ रहने के लिए, आपको शिक्षित करने के लिए, मतलब कि जो भी काम होता है उसको हम लोग सेवा क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे। तो आप इसको एग्जाम में पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन मतलब कि प्रथम द्वितीय तृतीय क्षेत्र का है। प्रथम क्षेत्र का पूछ देगा, 3 को 4 को उदाहरण दे देगा, इसमें से एगो रख देगा, 2 को इसमें से रख देगा, इसमें से एगो रख देगा, आपको चुनना आएगा। तो आप चुन लेना चाहिए कि जो डायरेक्ट उत्पादन करता है एक तरह से प्रथम में आ जाएगा, जो उपलब्ध है उसी को निकाल कर उसको मतलब कि थोड़ा शुद्ध करता है, प्यूरिफाई करता है और हम लोगों को पहुंचाने का काम करता है द्वितीय क्षेत्र। और जो डायरेक्ट उत्पादन नहीं करके बल्कि एक तरह का सेवा का काम यानी कि नौकरी का काम करता है, जो नौकरी पेशा के लोग हैं, वो आपके तृतीय क्षेत्र का हो जाएगा। अब जैसे जैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था में जितना ज्यादा प्रथम क्षेत्र का होगा वह देश उतना ही मतलब कि ज्यादा विकसित नहीं होता है। द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, जिस देश में तृतीय क्षेत्र का ज्यादा योगदान होता है तो उस देश को लगभग विकसित देश, फिर उससे तो भारत में भी पहले कृषि पर 60%, अब धीरे धीरे इसके मतलब कि भारतीय जीडीपी में इसका प्रथम क्षेत्र का क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, तृतीय क्षेत्र का क्या होते जा रहा है, वृद्धि होते जा रहा है। तो भारत विकास कर रहा है, क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। तो हम लोग इस पर आगे पढ़ेंगे। फिर विकास क्या होता है, आर्थिक वृद्धि क्या होती है, आर्थिक विकास क्या होता है, आर्थिक प्रगति क्या होता है, आर्थिक विकास वृद्धि और प्रगति में क्या अंतर होता है, समावेशी विकास क्या होता है, सतत विकास क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, कौन सा देश विकसित कहलाएगा, कौन सा देश जो है वह मतलब कि विकासशील कहलाएगा, कौन अविकसित कहलाएगा, क्या विकसित में आर्थिक वृद्धि का प्रयोग हम किस देश के लिए करते हैं, आर्थिक प्रगति का प्रयोग किस देश के लिए करते हैं, आर्थिक विकास किस देश के लिए हम करते हैं, एनडीसी का क्या कार्य है, योजना आयोग का क्या कार्य है, योजना आयोग कब कब आया, अभी कौन सी योजना आयोग चल मतलब कि सबसे लास्ट में कौन सी योजना आयोग चल रही थी जिसको खत्म करके मोदी सरकार ने नीति आयोग का शुरुआत किया। इस सब पर हम लोग चर्चा करेंगे फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए आज इतना ही। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए और बताइए कि कहीं पे ये क्लास चल रही है, आप जानने का कोशिश कीजिए। कल हम पॉइंट्स के रूप में आप लोगों को बताएंगे, तथ्य लिखकर, तथ्य आपको कैसे लिखना है, बुक आपके पास है, आप उसको कॉपी पर कैसे लिखना है, आपको यह कहाँ कहाँ मदद करेगा। बाबू अब आप जब जाइएगा, आप इसके बाद 10th कर लीजिएगा तो आप ये आपको कहीं नहीं छोड़ने वाला है। आप एसएससी का तैयारी कीजिए, बिहार एसएससी का कीजिए, बिहार पीसीएस का कीजिए, आईएएस का कीजिए, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कीजिएगा तो आपको यहाँ से इसकी समझ विकसित करना ही पड़ेगा, बिना इसके संभव नहीं है। तो इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो कल हम इस पर लाइन बाय लाइन की टॉपिक वाइज, आज तो पूरे टॉप मतलब कि बुक में बता दिए इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है, क्या इसकी जरूरत है। तो इस लोग हमने आज यहाँ पे चर्चा की और कल जो है इससे आगे हम लोग फिर से टॉपिक अर्थव्यवस्था के साथ स्टार्ट करेंगे और जहां तक खत्म हो सके और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखा जाए। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।